पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 सीबीएसई न्यू सिलेबस 2021-22। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के जो हमारे स्टूडेंट अब न्यू आए हैं तो उनका सीबीएसई का न्यू अपडेटेड सिलेबस क्या है जो 1 अप्रैल 2021 को रिलीज करा गया है एनसीईआरटी और सीबीएसई के द्वारा। तो देखिएगा स्टूडेंटों, मैं आपको बता दूं, बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं कि सीबीएसई के अलावा वो यूपी बोर्ड हो सकते हैं या अदर बोर्ड के हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास एनसीईआरटी लगी हुई है तो हर जगह पूरे भारत में जहां जहां एनसीईआरटी है वहां पर यही सिलेबस लागू होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, तो ये सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल जो हमारा सिलेबस है वो रिलीज करा गया था 1 अप्रैल 2021 को, जो 2022 में अपना बोर्ड का एग्जाम देंगे पॉलिटिकल साइंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है हमारा सिलेबस। तो देखिएगा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यानी कि पिछले सेशन में कोविड-19 के कारण 30% सिलेबस डिलीट कर दिया जा चुका था पॉलिटिकल साइंस का, जो अब की बार जो है नहीं करा गया है, क्योंकि अब की बार 1 अप्रैल 2021 से ही आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है सीबीएसई और एनसीईआरटी के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सिलेबस की रफ्तार और विस्तार के साथ। तो देखिएगा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, जो हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका जो पेपर कोड है, यानी कि जो बोर्ड के एग्जाम में जो आपका ये पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर कोड है वो 028 है। ठीक है, और यदि आप अदर बोर्ड के हो, आप मान लीजिएगा उत्तर प्रदेश बोर्ड के हो, तो आपका ये पेपर कोड जो है अलग हो सकता है। और आपको पता भी होगा कि उत्तर प्रदेश में इसे सिविक्स के नाम से जाना जाता है और हो सकता है कि अदर स्टेटों में इसे अलग नामों से जाना जाता हो पॉलिटिकल साइंस को, लेकिन सिलेबस सेम होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं अपने सिलेबस को। तो देखिएगा, हमारी जो है सिलेबस के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर टोटल 2 बुक लगी हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति और सेकंड बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। यहाँ पर टोटल हम हिंदी में सिलेबस जानेंगे, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत जान लेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस हिंदी के स्टूडेंटों पे रहने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट बुक का नाम है आपका समकालीन विश्व राजनीति और सेकेंड बुक है आपकी स्वतंत्र भारत में राजनीति। जो हमारी फर्स्ट बुक है उसे इंग्लिश में बोलेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और सेकंड बुक है हमारी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ओके, तो देखिएगा फर्स्ट बुक का अर्थ क्या है। तो फर्स्ट बुक के अंदर हम पढ़ेंगे 1945 के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हमारा खत्म हुआ था 1945 में, वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हो गया तो उसके बाद की जो दुनिया आई, यानी कि कोल्ड वॉर वाला जो मॉडल आता है वर्ल्ड में, तो जो शीत युद्ध का दौर रहा और एंड होगा ये वर्तमान तक, यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इतिहास से लेकर हम प्रेजेंट तक का पॉलिटिकल सिस्टम पूरा पढ़ेंगे वर्ल्ड लेवल का फर्स्ट बुक में। सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति है। तो जैसे कि बुक के नाम से ही अर्थ में इसका छिपा हुआ है अर्थ, तो इसका मतलब यही है कि जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, तो उसके बाद भारत ने कौन सी, मतलब कि पॉलिटिक्स में कौन सा रोल मॉडल रहा, वो सारी चीज़ इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जैसे भारत आज़ाद हुआ तो भारत को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कैसे विकास करा भारत ने, और वर्तमान में कौन कौन सी पार्टियां रोल कर रही हैं, वो सारी चीज़ पढ़ते हैं हम सेकेंड बुक में। ठीक है, इंडिया के बारे में हम सेकेंड बुक में पढ़ते हैं और वर्ल्ड पॉलिटिकल के बारे में हम फर्स्ट बुक में पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि आप थोड़ा बहुत ये समझ गए होंगे। तो चलिए हम अब जान लेते हैं फर्स्ट बुक के चैप्टर के बारे में, फिर जानेंगे हमारे सेकंड बुक के अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे हमारे सामने जो हैं ये दोनों बुक के ही वो लगे हुए हैं पेजेस। ठीक है, और चलिए हम पहले फर्स्ट बुक पे फोकस करते हैं। तो फर्स्ट बुक जो है आपका मैंने बता ही दिया, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे, और हिंदी में इस किताब का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। ओके, तो देखिएगा टोटल जो है आपके कितने चैप्टर हैं, अगर मैं आपको बता दूं, टोटल जो है दोस्तों आपके 8 चैप्टर हैं दोनों बुकों में। ठीक है, दोनों बुकों में अब की बार 2022 में आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो आपके टोटल दोनों किताबों में 8 चैप्टर हैं। 8 फर्स्ट बुक में हैं और 8 जो हैं आपके सेकंड बुक में हैं। तो चलिए हम एक एक करके पहले तो सभी चैप्टरों के नाम देख लेते हैं, वो कौन कौन से हैं और वो कितने कितने नंबर के आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट यूनिट जो है हमारा फर्स्ट बुक का समकालीन विश्व राजनीति का, फर्स्ट यूनिट का नाम है शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो देखिएगा दोस्तों, शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा ये भी बता दूं, किताबों के सिलसिले में इस बात का ध्यान रखिएगा, आप न्यू अपडेटेड किताब ही खरीदें। 2021-22 के सेशन में छपी हुई किताब ही खरीदें किसी भी बुक डिपो से।
ठीक है, चाहे वो एनसीईआरटी की किताब खरीद रहे हो, चाहे आप कैपिटल की खरीद रहे हो, जिस भी स्टेट में आप हो उस स्टेट में जो भी किताब मिलती हैं प्रचलित, तो अपडेटेड किताब ही खरीदें 2021 और 22 के सेशन के लिए। ठीक है, इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हमारी किताबें हैं उसमें चैप्टरों का नाम भी आपका पुराना दे रखा है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे अब सिलेबस को समझने में, इसलिए हम ये नहीं बात करेंगे कि आपका पुराना सिलेबस क्या था। ठीक है, इस पे तो डिस्कस करना बेकार होगा, क्योंकि आप नए स्टूडेंट हो और हम नए सिरे से आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो फर्स्ट जो आपका चैप्टर बनाया है सीबीएसई एनसीईआरटी ने, वो बनाया है शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है आपका दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर जो हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में 12 नंबर का आएंगे। ठीक है, जहां जहां देखिएगा सीबीएसई में तो बच्चों को प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है 20 नंबर की, तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंटों को आपका 80 नंबर का आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल फाइल वगैरह आपको बनानी पड़ती है। तो 80 नंबर का जो आपका पेपर आता है, तो 80 नंबर टोटल करके दिखाऊंगा, तो 40 नंबर की आपकी फर्स्ट बुक होती है और 40 नंबर की आपकी सेकंड बुक होती है। और जहां ये प्रैक्टिकल या मैं यूं कहूँ फाइल नहीं लगी हुई है प्रोजेक्ट वर्क, तो वहां पे 50-50 नंबर की आएंगी दोनों बुकें। ठीक है, लेकिन हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें समझेंगे, जो हमारा मार्क्स है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा हमारा जो सेकंड चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, और फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इन दोनों चैप्टरों में से 12 नंबर का आएगा। ठीक है, ये कितने नंबर का आएगा मैं दोबारा रिवाइजन आपका नहीं कराऊंगा, इसलिए अभी ही देख लें। तीसरा चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट बुक का, उसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। इस चैप्टर को शक्ति के नए केंद्र के नाम से जाना जाता है। चौथा चैप्टर है हमारा दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। तो हमारा तीसरा और चौथा चैप्टर मिलाकर इन दोनों चैप्टरों में से आपका 12 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, पांचवा चैप्टर है आपका संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन। छठा चैप्टर है आपका समकालीन विश्व में सुरक्षा। ठीक है, तो पांचवा और छठा चैप्टर जो है इन दोनों में से आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा। ओके, सातवां चैप्टर है आपका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और 8वां चैप्टर है आपका वैश्वीकरण। तो ये जो हमारे चैप्टर हैं ये 7वें और 8वें, इनमें से भी आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा। इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा, जो आपकी किताब में हो सकता है एक आध चैप्टर अलग दे रखा हो। ठीक है, नया मतलब कि पुराना अगर आप किताब खरीदोगे तो उसमें गलत दे रखा होगा, इसलिए कह रहा हूँ। जैसे आपके बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं, जैसे एक चैप्टर है आपका समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, तो ये चैप्टर हटा दिया गया है, परमानेंटली डिलीट कर दिया है। तो जो चीज़ डिलीट हो गई है ना दोस्तों यार, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाओगे आप बहुत ज़्यादा, तो वो ठीक नहीं होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं ये वीडियो को बड़े शानदार तरीके से आप देखते रहिए, क्योंकि वीडियो में बहुत ही विस्तार के साथ सिलेबस को डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो लंबी रहेगी, तो चलिए जानते हैं। तो देखिएगा हमारा जो है 7वां और 8वां चैप्टर 8 नंबर का आएगा। इस प्रकार से हमारी जो फर्स्ट बुक है आप देख सकते हो टोटल कितने नंबर की आएगी, 40 नंबर की। ठीक है, और जहां पर प्रोजेक्ट वर्क नहीं लगा हुआ है, फाइल वगैरह बनाने का जो वर्क है सीबीएसई वाले स्टूडेंटों का तो लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड में हो, सिविक्स आप पढ़ते हो, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को यूपी बोर्ड में सिविक्स बोलते हैं, तो हो सकता है वहां पे ये 40 नंबर का ना हो, क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, प्रोजेक्ट वर्क नहीं है, तो हो सकता ये आपका फिर 50 नंबर का ही होगा। आप चेक करिएगा कि आपके यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क है या नहीं, जिस भी स्टेट के आप स्टूडेंट हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कहीं के भी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सेकेंड बुक के सभी चैप्टरों को। तो सेकंड बुक का आपका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। हिंदी में बोलते हैं इससे स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो इसके अंदर भी हमारे टोटल 8 चैप्टर हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ हमारा भारत, तो आज़ाद होने के बाद भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आई वो आप पढ़ोगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर है आपका नियोजन और विकास। इसे नियोजित और विकास भी कह सकते हो आप। ठीक है, या इस चैप्टर को आप नियोजित विकास के नाम से भी जान सकते हो। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इन दोनों को मिलाकर एग्जाम के अंदर टोटल 12 नंबर का पूछा जाएगा। तीसरा चैप्टर है ओनली ऑन, तीसरा चैप्टर भारत की विदेश नीति। इस चैप्टर को कभी कभार बहुत सारी किताबों में भारत के विदेश संबंध के नाम से भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। भारत की विदेश नीति वाला ये जो चैप्टर है, ये ओनली ऑन एक ही चैप्टर आपका 6 नंबर का आएगा एग्जाम के उद्देश्य से। ठीक है, चौथा चैप्टर जो है आपका वो है भारत में दल और दलीय व्यवस्था। ठीक है,
तो और 5वां चैप्टर है आपका लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। तो देखिएगा, यदि आप पुरानी किताब खरीद लोगे दोस्तों तो वहाँ पे आपका ये लोकतांत्रिक पुनरुत्थान ऐसे ये चैप्टर नहीं मिलने वाले हैं, नई किताबों के अंदर ही मिलेंगे। नई किताब वैसे तो मार्केट में अभी जल्दी से छपाई भी नहीं हुई है, इसलिए कहूँगा आप थोड़ा सा वेट कर लेना। आप जो है इंटरनेट का सहारा लेकर पढ़ लेना। जब मैं आपको सिलेबस बताऊँगा तो उसमें टॉपिक भी बताऊँगा, क्योंकि बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे। तो लोकतांत्रिक पुनरुत्थान और चौथा जो चैप्टर है आपका, इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर टोटल एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है। छठा चैप्टर जो है आपका वो है भारत में समाज और नए सामाजिक आंदोलन। 7वां चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं और आपका 8वां चैप्टर है भारतीय राजनीति प्रवृत्ति और विकास। ठीक है। छठा चैप्टर है भारत में समाज और नए सामाजिक आंदोलन और 7वां चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं और 8वां चैप्टर है भारतीय राजनीति प्रवृत्ति और विकास। इन तीनों चैप्टरों का जो मिश्रण बना के बनेगा पेपर में 12 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि इन तीनों चैप्टरों से 12 नंबर का आने वाला है। अगर इन सारे आप जोड़ोगे तो इसका भी 40 नंबर बैठेंगे और 40 नंबर फर्स्ट बुक और 40 नंबर सेकेंड बुक। इस प्रकार से आपका बोर्ड का एग्जाम हमारा CBSE के अंदर 80 नंबर का आएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इंग्लिश के अंदर कि देखिएगा, मैं पूरा सिलेबस इंग्लिश में नहीं बताऊंगा, यानी कि यही जान लेंगे कि इन चैप्टरों को इंग्लिश में क्या कहेंगे, यानी कि इन चैप्टरों का नाम इंग्लिश में क्या है। ओके, तो वही चीज़ है, देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने टाइप इसी तरह से कर दिया है कि पॉलिटिकल साइंस कोड नंबर 028 CBSE के लिए ओनली ऑन। ठीक है। और क्लास 12 2021-22। तो फर्स्ट बुक है हमारी कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। समय आपको 3 घंटे का ही मिलता है पेपर करने का। ठीक है, वो आपको पता ही है। तो इसमें देख सकते हो यहाँ पर आपके टोटल 8 चैप्टर होंगे। ठीक है। अब की बार हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर को पूरा कराने के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, CBSE के हो, बिहार बोर्ड के हो, आप उत्तर प्रदेश बोर्ड के हो, सभी में कि आपके टीचर कितनी क्लासें लें कि आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए। तो वो भी बताऊंगा कि कितने पीरियड आपको लगाने पड़ेंगे फर्स्ट चैप्टर या कोई सा भी चैप्टर को खत्म कराने के लिए। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ओके, नॉन अलाइन मूवमेंट। तो इसके लिए आपको फर्स्ट चैप्टर कवर कराने के लिए टीचर्स को 18 क्लास लेनी पड़ेंगी, यानी कि 18 घंटे। एक क्लास 1 घंटे की होती है, तो इस प्रकार से 18 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट चैप्टर, अगर आपको ठीक पढ़ना है। अगर बहुत ज़्यादा ही अच्छा पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर तो आपको इससे ज़्यादा भी टाइम दे सकते हो हर चैप्टरों को। ये CBSE वाले हों चाहे NCERT वाले हों, ये एक मतलब कि फिक्स बता देते हैं कि भाई इससे अगर ज़्यादा करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, पर इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 18 क्लास तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है 1 अप्रैल 2021 से, यदि आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती हैं तो। ठीक है। तो सेकंड जो चैप्टर है इंग्लिश में फर्स्ट बुक का, इसका नाम है द एंड ऑफ बायपोलरिटी। ठीक है, यानी कि 2 ध्रुवीयता का अंत। ओके, तो इसके लिए भी 18 क्लास लेनी पड़ेंगी टीचर्स को खत्म कराने के लिए इस चैप्टर को। और हमारा थर्ड चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। इस चैप्टर को भी खत्म कराने के लिए टोटल 16 क्लास लेनी पड़ेंगी। चौथा चैप्टर है तीसरे चैप्टर को हिंदी में बोलेंगे शक्ति के नए केंद्र। चौथा चैप्टर है आपका साउथ एशिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसके लिए 16 क्लास लेनी पड़ेंगी चैप्टर खत्म कराने के लिए इसकी भी, और इस चैप्टर को बोलेंगे दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। 5वां चैप्टर है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन। इस चैप्टर को खत्म कराने के लिए टोटल टीचर्स को 12 क्लास लेनी पड़ेंगी। ठीक है। छठा चैप्टर है आपका सिक्योरिटी इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो इस चैप्टर को खत्म कराने के लिए टोटल 10 क्लास लेनी पड़ेंगी। 7वां चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर को भी खत्म कराने के लिए 10 क्लास। और ग्लोबलाइजेशन चैप्टर है आपका 8वां, यानी कि वैश्वीकरण। इस चैप्टर को भी खत्म कराने के लिए टोटल 10 क्लास लेनी पड़ेंगी। इस प्रकार से फर्स्ट बुक को खत्म कराने के लिए टोटल आपको 110 दिन पढ़ाई करनी पड़ेगी, या मैं यूँ कहूँ अगर एक दिन में आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 110 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी फर्स्ट बुक को एक बार खत्म करने के लिए। अगर आप रिवीजन करोगे, अब देख सकते हो नंबर आपके इतने ही लिखे रखे हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी फर्स्ट बुक का मैंने आपको बताया। ठीक है, आप देख सकते हो साइड में भी लिखा हुआ है आपका फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति, यानी कि आपका रेड कलर में। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी सेकंड बुक की तरफ, जो है हमारी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस।
यानी कि सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली जो है, इसके अंदर इंग्लिश के चैप्टरों के नाम क्या हैं। ठीक है, तो टोटल फर्स्ट वाली बुक में 8 चैप्टर थे और यहाँ पर जो है सेकंड बुक के भी अंदर 8 चैप्टर हैं। और अगर हम इसे फ्लो में लगा दें यानी कि, तो 8 के बाद 9वां चैप्टर अगर सेकंड बुक का भी ले लें, 9वें के बाद 10वां, यानी कि अगर हम नंबर 1 से ना स्टार्ट करें तो टोटल 8 दूनी 16, तो दोनों किताबों के मिलाकर 16 चैप्टर बैठेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टरों के भी इंग्लिश में नाम जान लेते हैं क्या क्या है और कितनी क्लास में आपको ये चैप्टर ख़त्म करना है। ओके, तो देखिएगा फर्स्ट चैप्टर जो है हमारी सेकंड बुक का, या मैं यूं कहूं पूरे कोर्स का आपका 9वां चैप्टर जो है पॉलिटिकल साइंस का, इसका चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर को, और सेकंड जो चैप्टर है आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि नियोजन और विकास, ये 2 चैप्टरों को मिलाकर टीचर्स को इन दोनों चैप्टरों को ख़त्म कराने के लिए एनसीईआरटी ने कहा है कि 36 क्लास टीचर लेंगे। ठीक है, और बच्चों आपका अधिकार है कि आप पूरी क्लास लो, सरकार हो चाहे एनसीईआरटी हो, बच्चों से कह रही है, यहाँ पे लिख रखा है कि इतनी क्लास टीचर्सों को देनी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन वास्तविकता क्या होती है वो आपको पता होगा। तो देखिएगा आपका तीसरा चैप्टर है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, यानी कि भारत की विदेश नीति। ये अकेला चैप्टर 6 नंबर का आएगा और इसके लिए टोटल 8 क्लास टीचर्स को लेनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी हम ये भी जानेंगे कि किस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ोगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखते रहिए। और आगे बढ़ने से पहले कहूँगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा और एंड में आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाओगे। तो 12वां चैप्टर है पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, और आपका अगला चैप्टर जो है हमारा वो है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस जो हमारा ये चैप्टर है, और हमारा जो ये पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया वाला जो हमारा चैप्टर है, यानी कि चौथा और 5वां चैप्टर, इन या 12वां या 13वां चैप्टर को अगर जोड़ के बताऊं तो इन दोनों चैप्टरों को कवर कराने के लिए टीचर्स को एनसीईआरटी ने कहा है कि 30 क्लास टीचर्स को लेनी पड़ेंगी। 14वां, 15वां और 16वां, या मैं यूं कहूं कि आपका जो लास्ट के 3 चैप्टर हैं, ठीक है, इन तीनों चैप्टरों को ख़त्म कराने के लिए टीचर्स को टोटल 36 दिन लेने पड़ेंगे। ठीक है, और वहीं आपका जो फर्स्ट बुक थी ये आपकी सेकंड बुक है, और वहीं जो आपकी फर्स्ट बुक थी और फर्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, केवल उसको कवर कराने के लिए टीचर्स को 36 क्लास लेनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर तीनों चैप्टरों को मिलाकर 36 क्लास लेनी पड़ेंगी। बात है ये कि इन चैप्टरों में कंटेंट कम है, फर्स्ट चैप्टरों में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और उसको पढ़ाने के लिए टीचर्स को आपको पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना होता है। ठीक है, तो इसलिए उसकी क्लास भी ज़्यादा लेनी होंगी, और वरना फिर तो एंड में फ्लो बनता चला जाता है। तो आपका जो चैप्टर है वो है हमारा सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट इन इंडिया, रीजनल एस्पेरेंट्स यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और आपका अगला चैप्टर है यानी कि लास्ट चैप्टर 8वां, इसका नाम है इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि भारतीय राजनीति प्रवृत्तियां और विकास। ओके, तो देख सकते हो इसके लिए भी आपको टोटल 110 क्लास लेनी पड़ेंगी, 110 घंटे, और इसमें भी 110 थे और इसमें भी 110 क्लास हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बुक से ज़्यादा नंबर का आएगा, या फर्स्ट बुक ज़्यादा हार्ड है, या फर्स्ट सेकंड बुक कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों किताबें इक्वल हैं। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं फुल सिलेबस चैप्टर वाइज रफ्तार और विस्तार के साथ आशीष गौतम के साथ। थैंक्स टू पॉलिटी हमारे यूट्यूब चैनल के परिप्रेक्ष्य से आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं, खुल जा सिम सिम। तो देखिएगा दोस्तों, आपको पता होगा एनसीईआरटी और सीबीएसई, ठीक है, अब सीबीएसई ने ये नोटिफिकेशन रिलीज करा है सबसे पहले। जितने भी हमारे अदर बोर्ड हैं उनमें सबसे पहले एक्शन में लेती है सीबीएसई। तो सीबीएसई अपना सिलेबस तुमको पता होगा इंग्लिश मीडियम में ही अपलोड करती है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एक एक शब्द को हमने टाइप करा है। ठीक है, और इसमें मेहनत लगती है। तो आप देख सकते हो किस तरह का आपके समक्ष ये कलरफुल बनाया है सिलेबस को हमने, जिससे आपको जो है एकदम डेडिकेटेड और विस्तार पूर्वक जानकारी सिलेबस की मिल सके इस वीडियो में। तो फर्स्ट बुक जो है आपकी समकालीन विश्व राजनीति यानी कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसका फर्स्ट चैप्टर जो है इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, सेकंड में क्या पढ़ोगे, ये सारी चीज़ जानेंगे फर्स्ट बुक की भी और सेकंड बुक की भी, और फिर होगा हमारा ये सिलेबस समाप्त। तो फर्स्ट जो यूनिट है इसका नाम है शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो इस चैप्टर के अंदर दोस्तों आपको पढ़ना है
टू पावर्स ब्लॉकर्स। यानी कि देखिएगा इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया जो है, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था तो पूरी दुनिया दो गुट में बट गई थी। ठीक है, दो गुट में बट गई थी, एक पूंजीवादी गुट और एक समाजवादी गुट। एक सोवियत जिसे आप रूस कहते हो, ठीक है, सोवियत संघ रूस, और एक था हमारा अमेरिका। एक अमेरिका महाशक्ति हो गई और एक सोवियत रूस की सपोर्ट करने वाले देश एक तरफ थे और अमेरिका को सपोर्ट करने वाले देश एक तरफ थे। इस प्रकार से पूरी दुनिया दो भागों में बट गई। इसलिए फर्स्ट चैप्टर में अब उनकी आपस में जो लड़ाई हुई, इनडायरेक्ट जो लड़ाई हुई, उसी को ही हम शीत युद्ध कहते हैं। लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं हुआ, कभी प्रचंड युद्ध नहीं हुआ। अगर प्रचंड युद्ध हो जाता तो वो तीसरा विश्व युद्ध हो जाता, लेकिन हमेशा लड़ाई ठंडा रही, यानी कि कोल्ड रहा, इसलिए हम इसे कोल्ड वॉर कहते हैं। ठंडी लड़ाई की गर्म युद्ध नहीं हुआ और पूरी दुनिया जो है ये दो भागों में विभाजित रही। इसे हिंदी में द्वि ध्रुवीयता बोलते हैं, द्वि ध्रुवीयता, और सेकंड चैप्टर आपका द्वि ध्रुवीयता पे ही है। ठीक है, और देखिएगा इसके अंदर आप पढ़ोगे कि मतलब शीत युद्ध को उत्पन्न करने के लिए हम किस आधार पे कहेंगे कि शीत युद्ध जो है इन कारणों से हुआ। तो जिसमें आप पढ़ोगे क्यूबा मिसाइल संकट, वियतनाम युद्ध, कोरियाई युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध। ठीक है, ये बहुत सारे आपको युद्ध पढ़ के ये अनुमान हो जाएगा कि इन युद्धों में ऐसा था कि शीत युद्ध होने की संभावनाएं कभी भी बन सकती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है, इन्हें शीत युद्ध के दायरे भी बोलते हैं। और फिर इसमें ही चैप्टर में आपको पढ़ना है गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़नी है। सेकंड यूनिट का नाम है आपका द्वि ध्रुवीयता का अंत या दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। ओके, तो इसमें सेकंड चैप्टर में आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं तो आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको पढ़ने हैं नंबर 1। तो देखिएगा अब तक क्या था दोस्तों कि फर्स्ट चैप्टर में आपने जाना कि शीत युद्ध, तो शीत युद्ध जो है दो महाशक्तियों के बीच था, अप्रत्यक्ष रूप से कह लो या प्रत्यक्ष रूप से कह लो। ठीक है, और ज़्यादातर ये जो लड़ाई हुई यानी कि आमने सामने नहीं हुई महाशक्तियों की, इनडायरेक्ट हुई है अप्रत्यक्ष रूप से। तो देखिएगा तो हमारी एक महाशक्ति ना टूट गई, यानी कि सोवियत संघ जो हमारा रूस है, वर्तमान में जो आप रूस देखते हो ना, पहले उसे सोवियत संघ रूस कहते थे 1991 से पहले। तो 1991 से पहले जो था सोवियत संघ रूस बहुत शक्तिशाली देश था। ठीक है, लेकिन 1991 के बाद इसके 15 टुकड़े हो गए। इसलिए जब एक महाशक्ति टूट गई यानी कि सोवियत संघ रूस टूट गया, इसी को ही कहते हैं कि दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। यानी कि पूरे वर्ल्ड से हमारी जो है दो टुकड़े थे, उन दो टुकड़ों का एंड हो गया, क्योंकि अब क्या बची, केवल अमेरिका सुपर पावर बची। इसलिए अगला जो चैप्टर था किसी जमाने में एनसीईआरटी में, वो था आपका समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो वर्चस्व तो किसी कंट्री का पढ़ाना, किसी भी कंट्री के सिटीजन को पढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे हमारे अंदर फिर वो वाली फीलिंग आती है कि ये अब हमारा प्यारा भारत क्या कम है किसी से, जो हम अमेरिका की शक्ति वर्चस्व के कारण पढ़ें। ठीक है, इसलिए हटाया गया था चैप्टर। तो सेकंड जो चैप्टर है ये, इसमें आप पढ़ोगे सोवियत संघ, यानी कि सोवियत संघ क्या है, सोवियत संघ किस तरह से बना। ठीक है, कि आपका रूसी क्रांति आती है अक्टूबर के महीने में 1917 में। बहुत सारी चीज़ें आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ोगे। ठीक है, वो तो यार वो है कि टीचर्स आपके पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, कैसा पढ़ाएंगे वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर फिर आप पढ़ोगे यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड एक इंग्लिश का शब्द है, तो इसमें आप ऐसे मत समझना कि भैया ये क्या आ गया है। तो यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब यही होता है कि पूरी दुनिया जो है एक यूनिपोलर हुई पड़ी है, यानी कि एक दो ही ध्रुव में बटी पड़ी है। एक मतलब कि मैं यूं कहूँ, यूनिपोलर वर्ल्ड जो दुनिया जो थी दो ध्रुव में बटी पड़ी थी, अब वो दुनिया किसके उसमें चली गई, यानी कि एक महाशक्ति के अंदर, यानी कि पूरी दुनिया जो है एक महाशक्ति के तले आ गई, यानी कि अमेरिका के अंदर। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि एक ध्रुवीय व्यवस्था या एक विश्व व्यवस्था। ध्यान से सुन लो दोस्तों, यूनिपोलर वर्ल्ड ये नया टॉपिक डाला है एनसीईआरटी के अंदर। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है कि आपका दो महाशक्तियां थी पूरे वर्ल्ड में, एक महाशक्ति टूट गई। तो जब एक महाशक्ति आपकी टूट गई 15 भागों में 1991 में, तो एक महाशक्ति आपकी बच गई, यानी कि एक विश्व व्यवस्था कायम हो गई पूरे वर्ल्ड में। तो एक विश्व व्यवस्था कह लो या यूनिपोलर वर्ल्ड कह लो, बात एक ही है। ठीक है, और यहाँ पर मैं पढ़ाने वाला
तो हूँ नहीं, मैंने आपको केवल सिलेबस ही बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप मेरे से वाक्य में पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ किसके आधार पे आप मेरे से पढ़ना चाहोगे, ठीक है, रेगुलर क्लास लेना चाहोगे तो देखिएगा। और इसमें यूनिपोलर वर्ल्ड के बाद आपको पढ़ना है मध्य पूर्व संकट, यानी कि मिड ईस्ट क्राइसिस इंग्लिश में बोलते हैं इसे। तो इसके अंदर आप पढ़ोगे अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान वैसे देखा जाए तो ये जो टॉपिक है सेकंड चैप्टर में मध्य पूर्व का संकट बोलते हैं इसे, इसमें इजराइल का संकट भी आ जाता है थोड़ा सा, अगर वैसे तो पढ़ाया नहीं जाता एनसीईआरटी के स्टूडेंटों को। तो अफगानिस्तान के अंदर आप देखोगे कि सोवियत संघ ने इंटरफेयर कर दिया था अफगानिस्तान के अंदर, जिसके कारण अमेरिका भड़क गया और अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने क्या करा, अफगानिस्तान का पड़ोसी देश कौन सा है बताओ, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को $20,000 मतलब काफ़ी रुपए दे दिए, और काफ़ी रुपए इसलिए दे दिए कि अफगानिस्तान अगर तुमसे फालतू बोले ना तो बस उड़ा देना अफगानिस्तान को। और इस कारण से आपको पता होगा कि भारत के संबंध अमेरिका से खराब हो गए थे, क्योंकि उन्होंने हमारे दुश्मन देश यानी कि पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दे दी थी। पाकिस्तान को क्यों दे दी थी उसने, अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान का सपोर्ट कौन कर रहा था, रूस यानी कि सोवियत संघ रूस, और सोवियत संघ रूस ने अफगानिस्तान का तख्ता पलट भी करवा दिया था गवर्नमेंट का। यार वो बहुत सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, वो काफी बड़ा हो जाएगा। खाड़ी युद्ध, खाड़ी युद्ध पहले ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के अंदर आप पढ़ते थे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व वाले चैप्टर में, ठीक है। खाड़ी युद्ध कह लो या कंप्यूटर वॉर कह लो इसे, ठीक है, तो इसे आपको पढ़ना है। खाड़ी युद्ध को इराक के अंदर हुआ था ये, और इसके अंदर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के माध्यम से अमेरिका ने इराक के ऊपर जो है मतलब कि क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। सद्दाम हुसैन की वहाँ पे सरकार थी। वो सारी चीज़ आप पढ़ोगे, ठीक है। तो लोकतांत्रिक राजनीति, इसके अंदर आपको पढ़ना है दोस्तों कि सोवियत संघ रूस के अंदर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का किस तरह से रूपांतरण आया, यानी कि सोवियत संघ रूस में एक देखिएगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से न्यू अपडेटेड सिलेबस बता रहा हूँ। जो चीज़ मैं आपको फोकस करके बता रहा हूँ उसे गहराई से थोड़ा सा बता रहा हूँ उसके बारे में, तो उसका ध्यान रखिएगा, वो आपकी किताबों में नहीं मिलने का। और आप जो है किताब लेट लोगे या ले भी ली है आपने किताब तो हो सकता है ना मिले, इसलिए मेरे लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस सिलेबस का लेक्चर है, चैप्टर तो मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो चैप्टर आपके नए हैं, जो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो हमारी किताब में नहीं है, उसको मैं थोड़ा सा बता दूंगा हिंट के रूप में। तो लोकतांत्रिक राजनीति एनसीईआरटी ने जो टॉपिक डाला है, इसका मतलब है कि सोवियत संघ रूस के अंदर लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि लोकतंत्रीकरण का एक फेस आता है, तो उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। और फिर लोकतांत्रिकरण का विघटन हो गया, यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव जैसे लीडर थे सोवियत संघ रूस के अंदर। तो 1991 में 25 दिसंबर 1991 में सोवियत रूस का विघटन हो गया, तो उसको ही आपको पढ़ना है कि लोकतांत्रिकरण का विघटन कैसे हुआ, ठीक है जी। तो मैंने इसे जूम करके रख रखा था जिससे आपको, अब मैंने जूम आउट इसलिए कर दिया, यानी कि बिल्कुल छोटे शब्द इसलिए कर देते जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ इसी चैप्टर का है, ठीक है। क्यों मैं तो जूम करके देख रहा हूँ, मुझे पता भी है सारी चीज़ें। तो चलिए अब की बार अब ना हम जूम नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऐसे ही बढ़िया लग रहा है आपको। तो देखिएगा, लोकतंत्रीकरण का विघटन आप समझ गए कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, जबकि वहां पे लोकतंत्रीकरण का प्रोसीजर लाया जा रहा था मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर आप मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां पढ़ोगे, ठीक है। पेरेस्ट्रोइका, ग्लास्नोस्त जैसी नीतियां लाए थे मिखाइल गोर्बाचेव। और फिर आप पढ़ोगे कि सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, तो यानी कि जब सोवियत संघ रूस 15 टुकड़ों में टूट गया, तो उसके बाद जो देश आजाद हुए सोवियत संघ रूस से, तो उन्होंने स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल नाम से ग्रुप बनाया था, यानी कि जिसे हमने बोला था कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। यानी कि बात ये थी कि सोवियत रूस से टूटकर जो राज्य बिखर गए थे, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि यार हमने एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें हम आर्थिक लेन देन और कभी मिलकर अपने देश पे अगर संकट आता है अपने देशों पर, तो मिलजुल के अपना फैसला ले सकें, क्योंकि हैं तो हम एक ही कुनबे के ना सारे, टूटे तो हम सोवियत रूस से ही हैं। तो इसलिए इन्होंने एक अपना गुट बनाया था, मतलब कि गुट नहीं कहना चाहिए, एक ग्रुप कहना ज़्यादा बेटर रहेगा, समूह, ठीक है, जिसका नाम था स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल, शॉर्ट फॉर्म में इसे CIS बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ साथ जो नया टॉपिक एनसीईआरटी ने डाला है आपके
सिलेबस में वो डाला है 21वीं सदी का अरब विद्रोह। अरब विद्रोह को अरब क्रांति या अरब स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसे फेसबुक क्रांति भी कहते हैं 21वीं सदी की। ठीक है, तो अरब देश हमारा ट्यूनेशिया से ये क्रांति स्टार्ट होती है एक तानाशाह के खिलाफ। ठीक है, तो ये 21वीं सदी की क्रांति थी और इसने वहाँ पे ट्यूनेशिया के अंदर लोकतांत्रिकरण व्यवस्था स्थापित कर दी और एक तानाशाही सरकार का पतन कर दिया। वो केवल एक ही व्यक्ति की क्रांति से, बगावत से हो गया था काम। ठीक है, तो वो सारी चीज़ आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, अरब स्प्रिंग या अरब विद्रोह कह लो, ये नया टॉपिक है दोस्तों, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया है। थर्ड यूनिट जो है आपका वो है शक्ति के नए केंद्र। ठीक है, मैं इस बात का बता दूं, अब आप अपनी पुरानी किताब अगर उठा लोगे या पुरानी किताब आप डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पे एक चैप्टर दे रखा है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ऐसे पता नहीं कितने चैप्टर हैं, मैंने इसलिए बता दिया है कि मैं डिलीटेड चैप्टर जो पुराना सिलेबस था इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। इस वीडियो में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है और बहुत मेहनत करी गई है सिलेबस को लिखने में, क्योंकि मैं पिछले 2-3 बार मैंने सिलेबस पे 1-1 घंटे के लेक्चर अपलोड कर रखे हैं और ये मेरी वीडियो बहुत एक्सपीरियंस के बाद बन रही है, इसलिए मैं यहाँ पर केवल आपको फ्रेश सिलेबस दे रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। शक्ति के नए केंद्र या सत्ता के नए केंद्र के नाम से भी चैप्टर आपका ट्रांसलेशन में आ जाता है, लेकिन इसका नाम असल में क्या है, शक्ति के नए केंद्र। इस चैप्टर का अर्थ मैं आपको बता दूं बात क्या है। तो देखिएगा बात क्या है कि आपको पता होगा कि आपने स्टार्ट करा कोल्ड वॉर से, यानी कि शीत युद्ध के अंदर 2 महाशक्तियां थी। एक महाशक्ति टूट गई यानी कि सोवियत रूस जब टूट गया, सोवियत संघ रूस जब टूट गया तो एक महाशक्ति वर्ल्ड में बची। ठीक है, यानी कि अमेरिका। तो अमेरिका के बाद मतलब कि अमेरिका के बाद वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से नए पावर्स के रूप में उभरे जो चीज़ें, यानी कि जो नई नई पावर अब बन के उभर रही हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, नेशन हो सकते हैं, यानी कि राष्ट्र हो सकते हैं, संगठन हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, नेशंस। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कि शक्ति के केंद्र के रूप में हम उसे देख सकते हैं कि नया केंद्र बनना है पावर का मतलब बिजली से नहीं है, पावर का मतलब एक प्रकार से उनकी शक्ति से है कि उनकी आर्थिक शक्ति, उनकी सैन्य शक्ति कितनी है। जिस तरह से अमेरिका की शक्तिशाली देश है, ठीक है, उस तरह से कुछ अन्य केंद्र यानी कि न्यू सेंटर्स उभर रहे हैं शक्ति के रूप में। तो वो ऑर्गेनाइजेशन है और नेशंस हैं जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ने हैं। तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन, यूरोप ये महाद्वीप के अंदर जो स्थित यूरोपियन यूनियन एक ऐसा ग्रुप है। और सबसे अच्छा जो मुझे ग्रुप लगता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो मेरा फेवरेट ग्रुप यूरोपियन यूनियन ही है दोस्तों। ठीक है, तो क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर समरसता, एकता का जो भाव तुम्हें देखने के लिए मिलता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं। कि कोई भी कंट्री एक सांगेन वीजा बनता है सांगेन के नाम से। अगर यूरोप के अंदर आप किसी देश के अंदर जाते हो, मान के चलो, ठीक है, तो आप जो है मान लीजिएगा जर्मनी के अंदर जाते हो, तो आप किसी पोलैंड के अंदर जाना चाहते हो तो आपको पोलैंड के लिए स्पेशल वीज़ा नहीं बनवाना पड़ेगा। आप शेंगेन संधि हुई थी यूरोपियन यूनियन के अंदर, आप शेंगेन के नाम से वीज़ा बनवाइए और उसके माध्यम से यूरोप या महाद्वीप के अंदर जितने भी देश हैं, ठीक है, ब्रिटेन अब बाहर हो गया है यूरोपियन यूनियन से 2020 के अंदर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन में आप शामिल जितने भी देश हैं उनमें कहीं भी आप एक ही वीजे से घूम सकते हो। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, व्यापार कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है यूरोपियन यूनियन। सोचो उन देशों को कितना मजा आता है। मान लीजिएगा जर्मनी का कोई बंदा है, उसे किसी भी यूरोप के देश में घूमना है तो वो सांगेन वीज़ा बनवाएगा और उससे उसका काम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना प्रेम है इनमें। तो यार वो सारी चीज़ तो नहीं बताऊंगा। यूरोपियन यूनियन बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। आसियान, ठीक है, आसियान जो है वर्ल्ड मैप पे, आसियान उन देशों का ग्रुप है। वर्ल्ड मैप पे आपने इंडिया को देखा है, इंडिया से जब आप नीचे की तरफ साइड की तरफ चलते हो, यानी कि इसे साउथ ईस्ट बोलते हैं, यानी कि दक्षिण, आपका दक्षिण पूर्व, दक्षिण यानी कि नीचे का हिस्सा, पूर्व मतलब कि इधर का हिस्सा यानी कि साइड का, भारत से साइड का, तो और वो भी एशिया का साउथ ईस्ट। तो इसलिए इसे एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बोल देते हैं। इसमें सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसी हमारी कंट्रियां शामिल हैं। ठीक है, लेकिन यार आसियान मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा, वो फ्लो में बह जाता हूँ। तो आसियान आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। सार्क, ठीक है, तो सार्क आपको पढ़ना है दक्षिण मतलब इसमें आप पढ़ोगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये दक्षिण पूर्व एशिया जो है हमारा है
इसमें दक्षिण एशिया की हमारी कंट्रियां हैं, दक्षिण पूर्व नहीं बोलेंगे सॉरी, मतलब कि दक्षिण एशिया की हमारी कंट्रियां शामिल हैं, उन कंट्रियों का ग्रुप है जो दक्षिण एशिया का है। और दक्षिण एशिया की कंट्रियां जो हैं वो कौन सी कंट्रियां कहलाती हैं सार्क के अंदर शामिल? भारत और भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो वो सार्क को आप पढ़ोगे कि सार्क के उद्देश्य क्या हैं, ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन के रूप में किस तरह से स्थापित हुआ, पहली बैठक कब हुई, वो सारी चीज़। ब्रिक्स, अगला टॉपिक है ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है आपके सिलेबस के अंदर नया डाला गया है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। इनमें हर कंट्री है। ठीक है, आपका देखिएगा, देखने के लिए मिलेगा आपको B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका बाद में जोड़ा था, इसलिए पहले से ब्रिक बोला जाता था, अब S जोड़ दिया गया इसमें। ठीक है, तो ब्रिक्स आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका 5 देशों का। ठीक है, B एक देश, R दूसरा देश, तीसरा, चौथा, पांचवा। ओके, 5 देशों का ये ग्रुप है। राष्ट्र में आप पढ़ोगे कि ये ऐसे कौन कौन से देश हैं कि जो अब उभर रहे हैं शक्ति के केंद्र में, तो इसमें रसिया आ गया। अब आप कहोगे कि सर आपने तो बताया कि सोवियत रूस का विघटन हो गया, लेकिन सोवियत रूस का विघटन होने के बाद जो मतलब कि एक ऐसा देश बना, मतलब कि जो सभी जितने भी टूटे हुए देश का उनका उत्तराधिकारी बना रूस। तो वो रूस जो था अब वर्ल्ड मैप पे जो अब वर्तमान रूस है, ठीक है, जिसे आप रसिया कहते हो इंग्लिश में, तो उसी रसिया की बात करेगा कि जो रसिया है वर्तमान में किस तरह से पावर के रूप में उभर रहा है, किस तरह से शक्तिशाली बनता जा रहा है रसिया। इसी तरह से आप चाइना को आप पढ़ोगे कि चाइना किस तरह से शक्तिशाली बनता जा रहा है। इजराइल इज माय फेवरेट कंट्री, इजराइल, सैन्य क्षमता की बात हो, आर्थिक क्षमता की बात हो, हर चीज में पावरफुल, चाहे विकसित इतनी तेजी से ऐसा देश जो मतलब कि एकदम से भारत के बाद इसे आज़ादी मिलती है। ठीक है, अपने सारे लोगों को इजराइल में लाया गया। ठीक है, यहूदियों का देश और इतना माइंडेड देश, सबसे माय फेवरेट देश इजराइल। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि मैं भारत विरोधी हूं। ठीक है, आई लव इंडिया। तो उसमें फिर आप पढ़ोगे कि भारत हमारा क्या कम है, तो भारत को भी आप पढ़ोगे कि भारत जो है शक्ति के केंद्र में, यानी कि पावर के रूप में भारत किस तरह से उभर रहा है। तो आप देख रहे होगे मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया के अंदर किस तरह से आ रही हैं, और भारत जो है एक प्रकार का कस्टमर का मतलब कि एक हब बन चुका है अन्य देशों के लिए। ठीक है, तो क्योंकि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। ठीक है, जो बताएगा मैं देखूंगा कि कौन स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं 12th की पॉलिटिकल को लेकर। तो चौथा चैप्टर जो है आपका उसका नाम है दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। ठीक है, चौथा चैप्टर है आपका दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। तो इसके अंदर आप पढ़ोगे दक्षिण एशिया में शांति, यानी कि जो हमारा दक्षिण एशिया का जो पार्ट है ना, विद्वान कहते हैं जो हमारे मतलब कि फिलोसफर हैं, दर्शन शास्त्र, राजनीतिज्ञ, वो कहते हैं कि यार ये दक्षिण एशिया का जो पार्ट है ना, दक्षिण एशिया दोस्तों उसे कहते हैं, देखिएगा भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है, आपका बांग्लादेश है, मालदीव है, ठीक है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, ये सारे देश जो है ना ये दक्षिण एशिया के देश हैं, यानी कि भारत और भारत के पड़ोसी देश। तो इन देशों में देखते होगे अब भारत और पाकिस्तान में हमेशा लड़ाई होती रहती है। ठीक है, अब पाकिस्तान की बांग्लादेश से किस तरह से फाइट हुई थी आपको पता होगा 1971 के दौरान में। ठीक है, वो तो खैर आज़ादी के उसमें हुई। तो मतलब कि ये जो दो मतलब कि एक ये वाला क्षेत्र है ना, इसमें हमेशा मतलब कि संघर्ष होता रहा है इन देशों में। और किन चीज़ों के लिए संघर्ष हुआ इसमें? पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आपको देखते होगे कि किस तरह का संघर्ष होता रहता है। कभी वहाँ पे सैनिक शासन आ जाता है, तो कभी वहाँ पे लोकतंत्रीकरण आ जाता है। ठीक है, तो वो मतलब कि कभी तो वहाँ पे मतलब कि सेना तख्ता पलट कर देती है सरकार का, कभी सरकार आ जाती है, फिर चुनाव होते हैं। तो अब लेकिन अब सरकार ठीक ठाक है, लेकिन आप देखते होगे वहाँ पे सैन्य तानाशाही, यानी कि सैनिकों की तानाशाही वर्तमान में भी आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया के अंदर शांति। अब देखिएगा म्यांमार है, जैसे में म्यांमार को हम उसमें नहीं शामिल करते हैं दक्षिण एशिया के देश में, पर एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ठीक है, तो म्यांमार में अब आपको देखने के लिए मिलता है कि वर्तमान में वहाँ पे क्या है। अभी आपने कुछ महीने पहले आपने सुना होगा कि म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है उसके अंदर सैन्य शासन स्थापित हो गया है। ठीक है, वहाँ पे जो है आंग सान सू की जो सरकार है वो तोड़ के मिलिट्री रूल स्थापित हो गया।
तो वही है कि अब वहाँ पे शांति के लिए लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं यार ये तो गलत हो गया, बहुत ज़्यादा गलत, क्योंकि अब वो किसी को भी मार रहे हैं, अपना शासन स्थापित करने लग रही है सेना, तो वो एक गलत चीज़ है। तो दक्षिण एशिया के अंदर शांति और लोकतंत्रीकरण के लिए जो संघर्ष करा, जो प्रयास करा देशों ने, उन देशों को आप पढ़ोगे। इसमें पाकिस्तान ने किस तरह से स्ट्रगल करा, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी आता है कि पाकिस्तान में सैन्य और लोकतांत्रिकरण का जो शासन बार बार टूटता है, पलटता है, तो उसके अस्थायी होने के, यानी कि लोकतंत्रीकरण के अस्थायी होने के, कि लोकतंत्रीकरण वहाँ पे स्थायी क्यों नहीं हो पाता, इसके मुख्य कारण का क्या है बताइए। नेपाल का भी आपको पता है कि नेपाल में लोकतंत्रीकरण स्थापित करने के लिए नेपाल के अंदर क्या क्या प्रोसेस किया गया, ठीक है। मतलब कि बहुत इसमें वो हुआ, वहाँ पे राजशाही थी किसी ज़माने में, वो राजशाही भी टूट गई, ठीक है, नेपाल की। तो बांग्लादेश को आप पढ़ोगे कि बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए बांग्लादेश ने किस तरह का स्ट्रगल करा पाकिस्तान से लड़कर, और भारत ने उसका सहयोग करा, ठीक है, आपको पता होगा। तो श्रीलंका के अंदर भी इसी तरह से ही है, ठीक है, एक लिट्टे ग्रुप था, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जो हमारा तमिलनाडु वाला जो ब्लॉक है ना भारत का नीचे की तरफ का, वो वाला हिस्सा को तमिलनाडु वाले लोग जो थे वो श्रीलंका के हिस्से में चले गए, ठीक है, ऊपर का जो हिस्सा है श्रीलंका का। और वो कहते हैं अब जो भारत से गए हुए लोग हैं कि हमें तो ये कुछ पूछते ही नहीं हमारे बारे में, ठीक है। तो उनकी और जो मूलवासी थे श्रीलंका के, उनकी आपस में दोनों गुट की लड़ाई हो गई, और वो एक प्रकार से श्रीलंका के उसमें ही जातीय संघर्ष हो गया कि लिट्टे और मतलब कि सिंहली जो जाति है, दो जाति हैं, सिंहली वहाँ की मूल जाति है, और लिट्टे वो जो आई है मतलब कि वो, ठीक है। तो यार उन दोनों की लड़ाई हुई, वो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं रहती है। तो मालदीव के अंदर ऐसा ही, मालदीव के अंदर सल्तनत हुआ करती थी किसी ज़माने में, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि एक मुस्लिम राज हुआ करता था, बादशाह वगैरह का। तो वो सारी चीज़ आप पढ़ोगे। सारी कंट्रियों का बहुत अच्छा हिस्ट्री है, और ये कंट्री नई जुड़ी है मालदीव, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मालदीव के बारे में पढ़ना जरूर, बहुत अच्छा कंट्री है, घूमने लायक तो बहुत अच्छी कंट्री है, ठीक है। पांचवा जो हमारा यूनिट है इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन। बहुत शानदार जबरदस्त चैप्टर है, संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन, यानी कि यूनाइटेड नेशन इट्स ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र से मुझे याद आया, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आपसे एक सेकंड क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, जवाब देना कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो जवाब जरूर देना। तो पांचवें यूनिट के अंदर आप पढ़ोगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग, यानी कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में, यानी कि मुख्य अंग जो है हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो आप पढ़ोगे, जिसमें महासभा, यूएनएससी, यूएनएससी का मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, यूएनएससी का मतलब होता है सुरक्षा परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद, जिसमें हमने वीटो पावर मिली हुई है जिन 5 देशों को, वो यूएनएससी में ही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। सचिवालय, ठीक है, सेक्रेटरीट। और इकोसोक, इकोसोक को फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। आईसीजे, इसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, और इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं, ठीक है। और आप पढ़ोगे इसमें न्यास परिषद, जिसका अस्तित्व जो है थोड़ा कम हो चुका है, तो न्यास परिषद को आप पढ़ोगे, ठीक है। तो 5 अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के, ये आप पढ़ोगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आने वाली प्रमुख एजेंसियों का भी अध्ययन आप करोगे, जिसमें है आपकी यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को आपको पता होगा, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि UNESCO, यूनेस्को। और फिर आप पढ़ोगे यूनिसेफ को विस्तार से, यूनिसेफ मतलब कि UNICEF, यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब इसे वर्तमान में वैसे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के नाम से भी बोल देते हैं डायरेक्टली, यूनिसेफ। WHO तो कोविड-19 के दौरान आपने टीवीओ में, न्यूज चैनलों के नीचे की तरफ, ठीक है, बहुत मतलब कि WHO का नाम बहुत सुना होगा। अब मुझे जरा ये बताना कमेंट में लिखकर कि WHO का हेडक्वार्टर किस देश के अंदर है, ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर किस देश के अंदर है वो बताना। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। ILO, WHO की फुल फॉर्म पता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन।
ILO का मतलब जो है आपको पढ़ना है, इसमें ILO किसके रूप में काम करता है, देखिएगा इसका फुल फॉर्म है ILO की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। इसके अंदर आप पढ़ते हो कि जो श्रमिक होते हैं, जो लेबर होती है, तो लेबर जो इंटरनेशनल लेवल या कोई भी कंट्री है तो उसमें लेबर के ऊपर जो दुर्व्यवहार हो रहा है, मान लीजिएगा कोई प्रेग्नेंट महिला है, ठीक है, तो वो उसके बाद भी उसे मतलब कि उस पर उसका जो बॉस है उसे कह रहा है कि भाई तुझे जॉब करनी पड़ेगी वरना अपनी नौकरी छोड़ दे, तो उसके तो मानवाधिकार का हनन हो गया ना वो। मतलब बहुत सारी चीज़ें ILO किसके रूप में काम करता है, ILO मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा मानवाधिकार आयोग है भारत का उसके साथ कनेक्टेड है। ये सारी चीज़ आप पढ़ोगे ILO के अंदर, ठीक है। ILO के प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसमें आप पढ़ोगे सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद को विस्तार की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, वो सारी चीज़ आप पढ़ोगे। यानी कि सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता या यूं कह लूं विस्तार की आवश्यकता, ठीक है, तो वो सारी चीज़ आप पढ़ने वाले हो कि सुरक्षा परिषद के अंदर भारत को भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। वो पॉइंट आप इसमें पढ़ोगे डीपली एनालिसिस के साथ, ठीक है। ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि भारत को भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर परमानेंट सीट यानी कि वीटो शक्ति भारत को भी मिलनी चाहिए, जो नहीं मिली हुई है वर्तमान में। इसके लिए भारत हमेशा पुरजोर मांग करता रहता है। तो छठा यूनिट जो है आपका वो है हमारा समकालीन विश्व सुरक्षा। समकालीन विश्व में सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी इन कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड। तो इसमें आप पढ़ोगे सिक्योरिटी का अर्थ क्या होता है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे सुरक्षा क्या है वो आप पढ़ोगे कि सुरक्षित देश वैसे तो देखा जाए तो कोई नहीं होता, वरना सुरक्षा स्थापित करने के लिए देश क्या नहीं करते, परमाणु बम बनाने से लेकर दूसरे देश में अपने हथियार तैनात करने तक, तो वो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो सुरक्षा क्या है वो आप पढ़ोगे। सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, ठीक है, गैर पारंपरिक सुरक्षा और पारंपरिक सुरक्षा वो पढ़ोगे आप इसमें, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा किसी देश की कितनी जरूरी है, तो वो आप सारी चीजें पढ़ने वाले हो कि सुरक्षा के प्रकार में आ जाती है, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे टेररिज्म को यानी कि आतंकवाद, ओके, तो वो सारी चीजें आप पढ़ोगे 6th चैप्टर में, ठीक है। तो 7th जो आपका चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा। 7वें चैप्टर आप 12th के बाद BA जरूर करोगे या BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करोगे, ठीक है, मान लो तो आप EBS पढ़ते हो बच्चों, ठीक है, EBS पढ़ोगे आप BA के अंदर, और EBS नो मान लो जिसने 7वां चैप्टर अगर डीपली 12th के अंदर इस तरह से पढ़ लिया ना खूब विस्तार से, तो यूं मान लो आप BA के EBS के पेपर में ये चैप्टर ही पास कर देगा। पर बात है कि इसको खूब डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा आपको, खूब गहराई में, ठीक है। ये 7वां चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इतने इसमें डाटास हैं कि कितने पर्यावरण मतलब कि सबमिट हुए वर्ल्ड के अंदर पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है, वो सारी चीज पर्यावरण को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने कौन कौन से कार्य करें, वो सारी चीज इस चैप्टर के अंदर आ जाती है। तो आपको इसमें पढ़ना है, इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में इन्वायरमेंट एंड नेचर रिसोर्सेस, ओके। तो इसमें आप पढ़ोगे पर्यावरण आंदोलन। इसमें इस बात का ध्यान रखिएगा ग्लोबल पर्यावरण आंदोलनों को पढ़ोगे, भारत के आंदोलन नहीं पढ़ोगे पर्यावरण से जुड़े हुए, मतलब कि जो दूसरे देशों में पर्यावरण आंदोलन हुए, ठीक है, वो आप पढ़ोगे। इसमें ज़्यादातर जो भारत के अंदर पर्यावरण आंदोलन हुए उसके लिए चैप्टर है, भारत वाली किताब में आप पढ़ोगे, 2nd वाली बुक में, तो उसमें आप पढ़ोगे पर्यावरण आंदोलन। यहाँ पे पढ़ोगे आप वर्ल्ड लेवल के, ठीक है, कि पर्यावरण को बचाने के लिए वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन से आंदोलन के रूप में किस किस देश ने किस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन करा, कौन कौन सा देश जो है मतलब कि हमारी ओजोन परत को क्षय हो रहा है तो उसमें कौन कौन अच्छा सहयोग कर रहा है उसको कम करने के लिए, ठीक है, या उसको और ना बढ़े इसलिए, तो वो सारी चीज़ इसमें आप प्रदूषण वगैरह मतलब बहुत सारी चीज़ आप पढ़ते हो। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व उष्णन जिसे आप कह देते हो हिंदी में, तो वो आप पढ़ोगे। जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेक्स चेंज बोलते हो जिसे आप, तो क्लाइमेट चेंज जो आपका टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे आप बहुत पढ़ते हो। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ठीक है, वन हो हमारा, चाहे देखिएगा प्रकृति ने हमें पहाड़ दिया है, वन दिया है, प्राकृतिक संसाधन के अंदर हमारा पेट्रोलियम है, तो यार यूँ तो पानी है हमारा, ये भी तो संसाधन है। अब ये प्रकृति ने हमें दिया है, ठीक है, तो यार हमें इसका संरक्षण करना चाहिए, इसे बचाना चाहिए। अब अमेज़न जंगल आपने सुना होगा, ठीक है, मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मुझे ये नहीं पता मैंने आपसे कितने सवाल पूछ लिए, आपको अगर अमेज़न जंगल के बारे में नहीं पता तो ज़रूर पता कर लेना पर्यावरण वाले चैप्टर में, यानी कि इस 7वें चैप्टर में आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा पढ़ने के बाद। तो अमेज़न जंगल के बारे में फैक्ट पढ़ना यूट्यूब पे, ठीक है। और मुझे ये बताइए कि जो हमारा अमेज़न जंगल है, ठीक है, अमेज़न फॉरेस्ट जो है
ये जो वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, ठीक है, मतलब कि तो वो प्रमुख देश कौन सा है जिसमें अमेज़न जंगल फैला हुआ है, उस प्रमुख देश का नाम बताइए। और बड़ा बेहतरीन जंगल है दोस्तों, बहुत अच्छा, क्योंकि बताते हैं कि अमेज़न जंगल के अंदर ऐसी प्रजातियां हैं जानवरों की, कीट पतंगों की, वो सारी प्रजातियां आपको उसमें मिल जाएंगी। आपको एक फैक्ट बता दूं दोस्तों, अमेज़न जंगल के अंदर ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं जो वर्ल्ड पे मात्र 1% हैं, यूँ मान लो 1 से लेकर 3% पूरे वर्ल्ड पे हैं। 97% प्रजातियां, चाहे वो एनिमल की हो, चाहे वो आपकी पादप जगत की हो, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, 97 प्रजातियां तो अमेज़न जंगल के अंदर ही हैं हमारी, ठीक है। और आप सोच सकते हो फिर वर्ल्ड में हमारी ऐसे जीव हैं। आपने बुलेट, उसका चैंटी का नाम नहीं सुना होगा, बुलेट हंट का, ठीक है, बहुत सारी हैं, तो बहुत है मतलब कि ऐसे जीव, तो वो अमेज़न जंगल में। तो अब चलिए हम 8वें चैप्टर पे डिस्कस करते हैं। 8वां चैप्टर है आपका वैश्वीकरण। तो इसमें आप पढ़ोगे वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, वैश्वीकरण कहते किसे हैं, वैश्वीकरण के घटक क्या हैं, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, ठीक है, घटक कहते हैं इन्हें, या वैश्वीकरण के प्रकार कह लो। और वैश्वीकरण के बहस, ठीक है, आप डिबेट करोगे, डिबेट आपके टीचर आपसे करवाएंगे कि वैश्वीकरण किन आधारों पे आप कहोगे कि वैश्वीकरण है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि भाई हम मैगी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो हैं कुछ भी खान पीन कर रहे हैं तो वो सांस्कृतिक के अंदर आ जाता है, कल्चर में आ जाता है। हम पश्चिमीकरण का, यानी कि जीन्स का जो हमारा पहनावा है, जो हमारे मतलब कि लड़के लड़कियां काफ़ी जीन्स पहनते हैं, तो वो सारी चीज़ जो हमारा मतलब कि पश्चिमी कल्चर हम अपना रहे हैं, तो वो वैश्वीकरण का ही तो प्रभाव है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम मतलब कि ले रहे हैं, अब मान लीजिएगा, अब आप मेरी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, मेरी ये यूट्यूब कंपनी किस देश की, अमेरिका की है, लेकिन अमेरिका क्या करता है, अमेरिका की यूट्यूब कंपनी हमारे को जो कमाई होती है ना यूट्यूब की, उसका 50% खुद, 50% लगभग खुद रख लेता है और 50% हमें देता है। तो सोचो मतलब कि 40 से 50% यूट्यूब खुद रखता है, तो अमेरिका को फायदा हो रहा है, लेकिन वो हमें भी तो सेंड कर रहा है, हमें सेंड कर रहा है, तो हम भी ग्लोबलाइजेशन में अच्छा योगदान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरे देश की करेंसी हमारे पास आती है, फिर वो ट्रांसफर होकर इंडियन रुपीस में आती है। मैंने यूट्यूब की प्लेटफॉर्म बता दिया, अरे यार कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने बताया इसलिए ये कि मैं एकदम क्लियर हूँ। तो देखिएगा, तो वैश्वीकरण का आपको समझ में आ गया क्या है। तो अब चलिए 8 चैप्टर हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है कि 8 चैप्टरों में क्या क्या पढ़ोगे आप, बहुत विस्तार से मज़ेदार टॉपिक आपको लगा होगा 8वीं, जो हमारे 8 के 8 चैप्टर हमने पढ़े फर्स्ट बुक में। तो अब पढ़ते हैं हम अपनी सेकंड बुक की तरफ। सेकंड बुक का आपका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसके भी आपके टोटल 8 चैप्टर हैं, और इन 8 चैप्टरों में एक एक करके सभी चैप्टरों को जानेंगे कि किस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी कि राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण। आप पढ़ोगे राष्ट्र क्या चीज होती है, ठीक है, राष्ट्र किसे कहते हैं ये पढ़ोगे, राष्ट्र निर्माण क्या होता है, ठीक है, राष्ट्र का निर्माण कैसे करा जाता है ये आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस के, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुझे एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा है, इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में लिखते रहना, वीडियो को बैक कर करके पहले क्वेश्चन लिख लो, मैंने जितने भी पूछ रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपडेट कितने हो। अगर इसमें से आपको सभी क्वेश्चनों के जवाब नहीं पता, जितने भी अब तक मैंने पूछे हैं, तो जिनके भी पता है वो बताना। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है बताइए, भारत के किस राज्य में बनी हुई है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एकता का प्रतीक जो बना है वो किस राज्य में बना है भारत के अंदर, तो वो आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, भारत आपको पता है 565 देशी रजवाड़ों में बटा हुआ था, तो इसको एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साम दंड भेद, यानी कि पूरी सारी चीज़ अपनाई थी, चाहे वो लड़ाई हो, प्रेम हो, ठीक है, चाहे चालाकी पूर्ण हो, वो सारी रणनीतियों से भारत को एक करा, 565 देशी रियासतों को एक करके एक अखंड भारत का निर्माण करा सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसलिए सीबीएसई आपसे कह रही है एनसीईआरटी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय एकता में क्या भूमिका रही वो, ठीक है।
तो हमारे किसी दौरान मुझे याद है हमने कोचिंग में अपने इस पर काफ़ी बहुत बड़ा एक सेमिनार रखा था, और पटेल राष्ट्रीय एकता पे मतलब कि पटेल जयंती के अवसर पर तो मुझे याद आ रहा है। तो देखिएगा, तो समझ में आ गया सेकंड आपको टॉपिक कि पटेल और राष्ट्रीय एकता में आपको क्या पढ़ना। नया टॉपिक है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, पटेल और राष्ट्रीय एकता, ये पहले नहीं था। तो विभाजन की विरासत, अब देखिएगा क्या है, भारत मतलब कि आपको पता होगा पहले जो भारत था वो कितना बड़ा था, उसके अंदर भाई बहुत सारे देश शामिल थे, पाकिस्तान भी था, तो बांग्लादेश भी था भारत का हिस्सा, ठीक है। तो जितने भी हमारे हिस्सा था, तो भारत का विभाजन जब हुआ तो पाकिस्तान अलग हो गया। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो आपको पता है कि पाकिस्तान का दो टुकड़े थे, एक आपका पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान आपका हमारा ये वाला यानी कि वर्तमान बांग्लादेश वाला, और पश्चिमी पाकिस्तान हमारा वर्तमान पाकिस्तान वाला। तो भारत का हिस्सा कम हो गया, और भारत का जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के रूप में भारत को क्या क्या मिला, शरणार्थी मिले, यानी कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान में रहते थे उसको भारत के अंदर वो आए, ठीक है। उनका तो ना तो घर बार था, वो तो घर बार सारे पाकिस्तानियों ने उजाड़ दिए थे, और भारत में उन्होंने शरण ली। तो भारत ने जब वो शरण ली भारत ने मतलब भारत में ली, सॉरी, तो शरणार्थी रहे वो, तो उन शरणार्थियों के प्रति भारतीय सरकार को और भारत को कौन कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ा वो आपको पढ़ना है। कि जब आपको पता है कि भाई चाहे वो बांग्लादेश हो, ठीक है, अब बांग्लादेश जब मतलब कि आपको पता है कि बना तो मतलब कि बहुत सारा पाकिस्तान है, तो इसमें शरणार्थी समस्या हमें देखने के लिए मिली। भारत जो है पहले से ही खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ रहा था भारत को, और उस दौरान भारत के समक्ष जो है शरणार्थी और आगे भारत के नहीं कहना चाहिए, सॉरी, ठीक है, मतलब कि ऐसे लोग आ गए यार जो मतलब कि सरकार को उन्हें खर्च सर्वाइव करना पड़ेगा, तो वो एक भारत के समक्ष चुनौती थी। फिर आपको पढ़ना है पुनर्वास, ठीक है। देखिएगा इसके लिए आपको पढ़ना है पुनर्वास मंत्रालय भी बनाया गया था फिर, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के सेक्रेटरी थे, उनके संदर्भ में पुनर्वास आयोग मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो वो एक मतलब कि तो पुनर्वास का मतलब यही है कि जो हमें चुनौती देखने के लिए मिली शरणार्थियों की, तो अब उन्हें हमें पुनर्वास करना है, यानी कि दोबारा से हमें उनकी बसावट करनी है, ठीक है। तो अब उन्हें दोबारा से हमें स्थापित करना है अपने देश में, तो वो उनका क्या प्रोसीजर रहेगा वो आपको सारा पढ़ना है पुनर्वास के अंतर्गत। कश्मीर मुद्दा, ठीक है, चाहे वो धारा 370 हो, ठीक है, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35 से हट चुका है, ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल से, लेकर राजा हरि सिंह तक की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर वर्तमान के इंसिडेंट को अगर आप यहीं पे पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना इस टॉपिक को आप फिर अगले चैप्टर में भी पढ़ोगे, वहाँ में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यानी कि वर्तमान का टॉपिक आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कश्मीर मुद्दे का, कि कश्मीर भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना था स्टार्टिंग में, ठीक है, वो, और उसने मतलब कि आज़ाद रहने की मांग करी, फिर मतलब कि एक्सेशन पर हमारे साइन होते हैं विलय पत्र पर, तो वो सारी चीज़ जब साइन हुए तो जब कश्मीर मतलब कि हमारे अंतर्गत आया, तो बहुत सारी चीज़ें, और कश्मीर पर मतलब कि आक्रमण करा पाकिस्तान ने, और वो हमारा POK यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर उसने कब्जा रखा है आज तक, और उसी पे तो केस मामला चल रहा है, लड़ाई का कारण तो वही है। तो देखिएगा फिर आप पढ़ोगे कश्मीर मुद्दे के बाद राष्ट्र निर्माण के लिए नेहरू का दृष्टिकोण, यानी कि देश को बनाने के लिए जब देश आज़ाद हो गया, देश के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, जो बने, जैसे भी बने देश के प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैसे तो दोस्तों एक फैक्ट बता दूं, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनने के लिए जो वोट आई थी ना, सबसे ज़्यादा वो किसके लिए आई थी पता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। लेकिन नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने कह दिए थे, गांधी जी से कह दिया था नेहरू ने कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाना, नेहरू कह रहे थे गांधी से, तो मैं कांग्रेस को उजाड़ दूंगा, कांग्रेस को टुकड़ों में बांट दूंगा। तो गांधी नहीं चाहते थे कि देश के विभाजन की तरह कांग्रेस का भी विभाजन हो जाए। और फिर गांधी ने सोचा यार कि जो नेहरू जो है वो अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छा है, वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है, ठीक है, इसलिए नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दो। और इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की इंसानियत, उनका भोलापन, एक प्रकार का मतलब कि गांधी जी के प्रति, तो उनकी बात को तुरंत मान गए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कह दिया कोई नहीं बापू, हम रहने दो, हमें अच्छा है कि देश ना टूटे, देश रहेगा, हमारे रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेहरू को प्रधानमंत्री बना दो अगर मतलब कि कांग्रेस सही रहेगी तो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यार तुम पढ़ोगे, बड़ा मज़ा आएगा। वैसे टीचर मुझे नहीं लगता इतना डीपली पढ़ाते होंगे वो, खैर
राष्ट्रनिर्माण के लिए नेहरू का दृष्टिकोण आप पढ़ोगे इसमें, यानी कि नेहरू का क्या दृष्टिकोण था राष्ट्रनिर्माण के लिए, नेहरू की विदेश नीति क्या थी देश को चलाने के लिए, तो वो सारी चीज़ आप पढ़नी है। राज्यों की भाषा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका मतलब कि राज्यों के अंदर जो भाषा को लेकर जो संघर्ष हुआ, तो वो सारी चीज़ आप पढ़नी है आपको, ठीक है। यानी कि एक टाइम ऐसा भी आता है जब भारत आज़ाद हो गया, सारे राज्यों का वो होना था, यानी कि राज्यों का निर्माण होना था। जब भारत तो हमने एक कर लिया, लेकिन भारत के बहुत सारे टुकड़े बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है। अब बहुत सारे उसमें ये चल रही थी कि भाई हमें जो है 2 टुकड़ों में बांटो, हम तो इस वाले राज्य का हिस्सा रहकर नहीं रहेंगे। तो राज्यों का जो विभाजन होना था, फिर राज्यों का जो हमने अलग करा, सीमाओं का मतलब कि अलॉटेशन करा, तो वो हमने करा था भाषा के आधार पे कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में इस भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं और इस डिस्ट्रिक्ट के उधर की पार जो है इस भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं। तो हमने भाषा के आधार पे राज्य का विभाजन करा या क्षेत्रों का विभाजन करा, तो उस पर खूब लड़ाई हुई लोगों की, ठीक है। और श्री रामुलु पोट्टी नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने तो भाषीय आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य बनाने के लिए आंदोलन करा और उनकी मौत भी हो गई थी, ठीक है। और इन्होंने भूख हड़ताल करी थी श्री रामुलु पोट्टी ने। तो वही सारी चीज़ आप पढ़नी है। फिर भाषाई संगठन बनाया गया, यानी कि भाषीय आयोग की भी आप पढ़ोगे इसमें SRC को, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ोगे SRC को। SRC का मतलब है यही है कि राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग क्या थी, राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या सिफारिशें थी, वो सारी चीज़ आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, भाषा को लेकर। फिर आप पढ़ोगे इसमें मतलब कि भाषाई संगठन का मतलब SRC ही मान लो, राज्य पुनर्गठन आयोग ही है भाषीय संगठन। तो भाषीय संगठन पर राजनीतिक संघर्ष किस तरह का रहा, यानी कि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो कौन कौन सी मांगों को माना गया, ठीक है। वो सारी चीज़ें 3 प्रमुख मांग थी SRC की, वो आपको पढ़नी है। सेकंड यूनिट जो है आपका वो है नियोजित विकास। इसे इंग्लिश में बताया था मैंने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसे आप चैप्टर को नियोजन और विकास के नाम से भी बोल सकते हो, लेकिन जो ठीक नाम है अच्छा वो नियोजित विकास ही है। तो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे भारत के आर्थिक विकास की प्रकृति को बदलना, यानी कि आपको पता लग गया कि भारत अब आज़ाद हो गया, अब भारत का जो है भाई ऐसा भी स्ट्रक्चर लाना है कि सभी को इस तरह का लाभ मिल सके कि सभी वर्गों को समतामूलक विकास हो सके, आर्थिक विकास हो सके सभी वर्गों का, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, सभी वर्ग का समतामूलक विकास हो सके। तो इसलिए भारत की आर्थिक दशा जो थी, जो बिगड़ी हुई जो दशा थी, उसको सुधार करने के लिए, तो यानी कि जो नेचर था बेकार हुआ पड़ा था भारत का, तो उसको बदलने के लिए जो हमने कोशिशें करी, जैसे कि हमने योजना आयोग बनाया 1950 में, पंचवर्षीय योजनाएं लाए भारत के अंदर हम, ठीक है, जिसमें 5 वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा रहता था कि हम कहाँ कहाँ पर कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण करा गया, जिसका वर्तमान में अस्तित्व नहीं दिखता है। और फिर योजना आयोग का नाम चेंज करके 2015 में क्या कर दिया, नीति आयोग। इस वीडियो का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बताइए नीति आयोग, नीति जो शब्द है वो इंग्लिश का है NITI, तो नीति जो ये शब्द है इसकी फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में, ठीक है, ये बताइए। ओके, बता दोगे कमेंट बॉक्स में, तो बताइए कौन पढ़ के आया है अच्छी तरह से पॉलिटिकल साइंस 11th में, तो देखते हैं। तो थर्ड यूनिट जो है वो है आपकी भारत की विदेश नीति। अब देखिएगा, थर्ड यूनिट बताने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, सेकंड यूनिट के अंदर जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना वो नीति आयोग है दोस्तों। इसमें आप पढ़ोगे नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में क्यों कहते हैं, नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, नीति आयोग का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, नीति आयोग किस तरह का ऑर्गन मतलब कि कमीशन है, तो सारी चीज़ इसके अंदर बैठक किस तरह की होती है, वो सारी चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। तो यूनिट थर्ड के अंदर आप पढ़ोगे भारत की विदेश नीति। इस चैप्टर को भारत के विदेश संबंध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो भारत की विदेश नीति के अंदर आप पढ़ोगे भारत की विदेश नीति के सिद्धांत। तो देखिएगा दोस्तों, और चलिए अब मैं आपसे एक लास्ट और क्वेश्चन पूछता हूँ। आप कहोगे कि सर ने तो पूछ के मतलब कि खोपड़ी खराब कर दी, यार कोई नहीं, देना अगर जवाब आपको पता है। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत आप 11th क्लास में आप पढ़ के आए होगे, हिंट के रूप में इतना बता रहा हूँ। तो वहाँ पे एक अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा,
राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में जो भारत की विदेश नीति का सिद्धांत, यानी कि भारत के अन्य देशों के जो हमारे संबंध हैं भारत की विदेश नीति से संबंधित वो अनुच्छेद है, तो वो कौन सा अनुच्छेद था राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में? तो वो अनुच्छेद मुझे बताइए कि वो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अंदर, जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में, भारतीय संविधान में अधिकार वाले चैप्टर में। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जहाँ पर भारतीय विदेश नीति का जिक्र करा गया है? ठीक है, तो इसके अंदर आप पढ़ोगे भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत में अन्य राष्ट्रों के साथ भारत के बदलते हुए संबंध, यानी कि अदर कंट्रियों के साथ भारत के बदलते हुए संबंध किस प्रकार के, अमेरिका के साथ किस प्रकार के संबंध बदलने हैं भारत के, रूस के साथ, चीन के साथ, ठीक है, चीन का भी आप पढ़ोगे, इजराइल, बहुत अच्छा टॉपिक है इजराइल, ठीक है, और भारत के, देखिएगा इस बात का ध्यान रहेगा, भारत के अन्य देश, अन्य राष्ट्र का मतलब है भारी देश आप मान सकते हो। अन्य देश का मतलब ये नहीं कि कौन से देश आ गए, ऐसा मत सोचना। अन्य देश का मतलब है कि भारत से थोड़ा दूर के जो देश हैं, ठीक है, उनके साथ भारत का संबंध कैसा है, कि अमेरिका के साथ भारत का संबंध कैसा है, रूस का, चीन का और इजराइल का। ओके, और फिर आप पढ़ोगे भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध कैसा है, जिसमें आप पढ़ोगे भारत और पाकिस्तान का संबंध, भारत बांग्लादेश का संबंध, भारत नेपाल का संबंध, भारत श्रीलंका का, और भारत म्यांमार का संबंध। ठीक है, तो म्यांमार के संबंध में आप सारी चीज़ आप पढ़ोगे बहुत अच्छी तरह से। फिर इसमें लास्ट टॉपिक जो आप पढ़ोगे बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, या इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, भारत का परमाणु नीति या भारत का परमाणु कार्यक्रम। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़नी है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब करा, दूसरा फिर कब करा, जिसकी कॉपी कर ली पाकिस्तान ने, ठीक है, वो लेके भग गई थी फोटो कॉपी। तो बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें हमारा योगदान रहा APJ अब्दुल कलाम, जिसे आप मिसाइल मैन कहते हो, उन सर का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप पढ़नी है। तो बात करते हैं आप अपने 4th यूनिट की तरफ, जिसका नाम है भारत में दल और दलीय व्यवस्था, यानी कि पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो इसमें आप पढ़ोगे कांग्रेस प्रणाली। इसके अंदर आप देखिएगा मुख्य रूप से एक चैप्टर हुआ करता था किसी जमाने में, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको पुराना सिलेबस नहीं डिस्कस कराऊंगा, क्योंकि अब जो मुझे एकदम से याद आ रहा है वो मैं तुरंत बता भी दे रहा हूँ आपको, वरना मेरा मेन फोकस इस न्यू फ्रेश सिलेबस पे ही है। ठीक है, अब आप पुरानी किताब अगर खोलोगे तो उसमें चैप्टर मिलेगा, आप कहोगे कि भैया ये तो उसमें चैप्टर ही नहीं है, भारत में दल और दलीय व्यवस्था। उसमें कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना दे रखा है चैप्टर, जो पूरी तरह से बदल चुका है। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ोगे कांग्रेस प्रणाली, यानी कि एक दल के प्रभुत्व का दौर वाला चैप्टर भी था, वो भी डिलीट हो चुका है परमानेंटली। ठीक है, आपकी इस किताब में, तो उसमें ही आप पढ़ते थे कांग्रेस सिस्टम के बारे में। तो कांग्रेस सिस्टम को आपको पढ़ना है कि कांग्रेस के अंदर ऐसा क्या खास था जो पहले 3 आम चुनावों में उसकी सर्वश्रेष्ठ जीत रही और वो एक स्थायी अपनी मतलब कि जीत उसने हासिल करी। तो वो सारी चीज़ आपको पढ़नी है, कांग्रेस प्रणाली कौन से सिस्टम पर आधारित है, वो सारी चीज़ आप पढ़ोगे। ठीक है, तो कांग्रेस प्रणाली का मतलब ये ऐसा समझते हो क्योंकि जब उस दौरान एक ही पार्टी थी और इसलिए अच्छी पार्टी एक थी, और इसे एक दलीय प्रणाली के रूप में भी आप समझ सकते हो, वरना वो गलत होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो अगला जो टॉपिक है वो द्विपक्षीय प्रणाली है। तो देखिएगा जब आप BA में पढ़ोगे दोस्तों, तो हमारी 3 सेक्टर होते हैं पार्टी के अंदर, एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। ठीक है, जिस देश में एक दल, जैसे चाइना है, चाइना 1 पार्टी सिस्टम वाली कंट्री है, उसमें एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी के अंदर लोग खड़े होते हैं और एक ही पार्टी का लोग जीतता है। ठीक है, दूसरी पार्टी है नहीं, क्योंकि तानाशाह का रूप आपको कह सकते हो चीन के अंदर। द्विपक्षीय प्रणाली ऐसे कंट्री जिसमें 2 देश की सरकार शामिल हो, तो सारी चीज़ आप पढ़ोगे। इसके साथ साथ एक पक्षीय प्रणाली, एक दलीय प्रणाली भी आप पढ़ोगे। फिर आप पढ़नी है आपको बहुदलीय गठबंधन प्रणाली। ठीक है, यानी कि मल्टी पार्टी अलायंस सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि भाई बहुत सारी जो हमारी पार्टियां होती हैं वो मिलकर गठबंधन बना लें, तो वो बहुदलीय गठबंधन प्रणाली हो जाएगी। तो गठबंधन भारत ने कब कब करा, कैसे कैसे करा, वो सारी चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, वैसे गठबंधन का दौर आपका अगले चैप्टरों में समझ में आएगा। 5वां आपका चैप्टर लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भविष्य की दृष्टि से कि आपको आगे
ऐसा टॉपिक तो देखिएगा होना ही चाहिए था आपके सिलेबस में, क्योंकि ऐसे टॉपिक आपके पिछले सेशन में नहीं हुए। और जब हमने 12th पास करी थी तो तब हमारे ज़माने में भी ये 5वें जो चैप्टर है उसके अंदर लोकतांत्रिक पुनरुत्थान नाम से कोई चैप्टर ही नहीं था। और हम सोचते थे यार ये JP राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोगों को आखिरकार हम कब पढ़ेंगे। तो वो समय आ चुका है कि आपको पढ़ने का अवसर मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ोगे लोकतांत्रिक पुनरुत्थान के अंदर। यार देखो 5वें चैप्टर का अर्थ बता दूं क्या है थोड़ा सा। 5वां चैप्टर का मतलब ये है कि इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि एक ऐसा भी दौर आता है, एक ऐसा भी लोग आते हैं डेमोक्रेसी के फेस के अंदर, जब इंदिरा गांधी की मतलब कि सरकार एक प्रकार का मतलब कि डिक्टेटर का रूप लेती जा रही थी। उसने मतलब कि मेरे हिसाब से आप ऐसा समझ सकते हो, डिक्टेटर मतलब कि तानाशाह का रूप। और उसने मतलब कि इमरजेंसी भी लगा दी थी और अपने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। तो जयप्रकाश नारायण जैसे लोग उभर के आते हैं संपूर्ण क्रांति की लोकतांत्रिकरण को स्थापित करने के लिए, ठीक है। राम मनोहर लोहिया समाजवाद की थ्योरी लाते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है राम मनोहर लोहिया का समाजवादी थ्योरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद। तो दोनों चीज अलग अलग हैं। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति लोकतंत्रकरण को स्थापित करने के लिए लाई गई, ठीक है। और राम मनोहर लोहिया को आप पढ़ोगे, उनकी समाजवाद की थ्योरी क्या है, जो वो समाजवाद का उनका सिद्धांत है वो आप पढ़ोगे। पूरी तरह से नया टॉपिक है राम मनोहर लोहिया समाजवादी थ्योरी, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद का सिद्धांत, ये ह्यूमैनिटी पे जोर देते हैं। ध्यान रखिएगा जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ना है पहले बहुत डीपली, फिर उनका एक संपूर्ण क्रांति का जो मतलब कि एक उनका फ्रेमवर्क रहा उसको पढ़ना है। इसी तरह से जितने भी लोग हैं उनके बारे में पढ़ना है, फिर उनके द्वारा दी गई थ्योरी के बारे में पढ़ना है। दोनों चीज़ अलग अलग हैं, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ना है, उनका जीवन परिचय मान सकते हो आप, पॉलिटिकल जीवन परिचय। फिर उनका एकात्म मानववाद का सिद्धांत कि ह्यूमैनिटी पर बल देते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और आपको पता होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आपने फोटो देखी होगी, जब मान लीजिएगा मतलब कि बीजेपी जो है जब अपने स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक कुछ चीज़ कराती है तो उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम शुमार होता है, ठीक है। और ये इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आपको सत्संगी जो लोग होते हैं बहुत से मैंने देखे हैं, उन कईयों के घरों में आपने इनकी फ़ोटो भी लगी हुई देखी होगी, जो उन्हें बहुत अच्छा मतलब कि मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मानव धर्म श्रेष्ठ धर्म। मानव मतलब कि मानव आपस में एक दूसरे की सहायता करे, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बहुत थ्योरी है, ओके। राष्ट्रीय आपातकाल आ गया ना, राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के समय में 1975 में लगाई गई, तो उसके क्या कारण हुए। फिर एक ऐसा फेस आता है लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का। ये दोनों चीज़ दोस्तों अलग अलग हैं। पुनरुत्थान का तो चैप्टर है और लोकतांत्रिक अभ्युत्थान ये सब टॉपिक है आपका, ठीक है। लोकतांत्रिक अभ्युत्थान में आप योगेश कुमार जैसे को पढ़ोगे, ठीक है, योगेश यादव जैसे लोगों को पढ़ोगे तो बहुत अच्छे हैं। वो किसानों के साथ आपने देखा होगा वर्तमान में उभर रहे हैं, सोशलिस्ट हैं थोड़े, ठीक है, थोड़े क्या पूरे ही हैं। तो लोकतांत्रिक अभ्युत्थान में उनका जो जिक्र रहा, तो बहुत सारी चीज़ आप पढ़नी है। लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के आपको 3 चरण आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है। लोकतांत्रिक अभ्युत्थान क्या है, तो लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के इसमें टाइप्स होते हैं। लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के यानी कि ऐसे 3 फेज आए इंडिया के अंदर, वो एक्सप्लेन करेंगे। मतलब कि बहुत सारे विद्वान की आप थ्योरी पढ़ोगे इसमें लोकतांत्रिक अभ्युत्थान में, कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, कि फर्स्ट फेज में क्या रहा महत्वपूर्ण, सेकंड फेज में और थर्ड फेज में। तो लोकतांत्रिक अभ्युत्थान को अच्छा बनाने के लिए, डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए वयस्कों का, पिछड़ों का और युवाओं की भागीदारी क्या रही। युवाओं की भागीदारी आपको पता है, जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों ने गुजरात और बिहार से युवाओं की, स्टूडेंटों की रैली निकलवाई थी, ठीक है। और इसलिए तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, ठीक है। और लोकनायक के नाम से अस्पताल भी है हमारे कॉलेज के पास, यानी कि जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज हमारा है, रेगुलर कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यार छोड़ो। छठा आपका चैप्टर है भारत में समाज और नए सामाजिक आंदोलन, ठीक है। इसे बोलते हैं सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट इन इंडिया। तो इसमें आप पढ़ोगे सामाजिक और बनाम नए सामाजिक आंदोलन। इसका मतलब ये है कि भारत की सोसाइटी यानी कि भारत का सोशल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, या मैं यूँ कहूँ भारत में सामाजिक आंदोलन किस प्रकार के हुए और जो वर्तमान के नए सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं। वर्तमान में नए सामाजिक आंदोलन में बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो, वो सारी चीज़ आप पढ़ोगे, ठीक है। अगला आप पढ़ोगे किसान आंदोलन।
किसान आंदोलनों को हो सकता है बहुत से टीचर्स आपको वर्तमान का जो इंसिडेंट है किसान आंदोलन का इससे जोड़ के भी आपको कनेक्ट करके पढ़ाएं। बहुत अच्छी बात है अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है। श्रमिक आंदोलन, कार्यकर्ता आंदोलन या श्रमिक आंदोलन, इसे लेबर मूवमेंट भी कह सकते हैं कि श्रमिक जो होते हैं, जो लोग होते हैं मजदूरी करते हैं, देखिएगा श्रमिक उस व्यक्ति को कह देते हैं जो भी कोई काम अपनी ड्यूटी करता है वो श्रमिक हुआ, ठीक है। जो अपना मतलब कि मेहनत कर रहा है किसी कार्य को करके, वो ऑफिस में जा रहा है या मान लीजिएगा मजदूरी कर रहा है, पुताई के काम में कर रहा है या फैक्ट्री में कर रहा है, वो श्रमिक है। तो श्रमिक जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए, मानवाधिकारों के लिए, अब उनकी कभी सैलरी नहीं मिलती है, उनकी कभी वो नहीं मिलती है। अब जैसे आपको पता होगा कितने मतलब कि आपके स्कूल के यहाँ तक कि टीचरों को सैलरी नहीं मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं वो आंदोलन करते हैं, छोटा मोटा जाते हैं जोन में, डीडी जोन के पास, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। महिला आंदोलन कौन कौन से हुए, ठीक है। महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण का रूप आपको उसमें देखने के लिए मिला, तो महिला आंदोलनों को आप पढ़ोगे। फिर आप पढ़ोगे पारिस्थितिकी आंदोलन, ठीक है। पारिस्थितिक आंदोलन का मतलब होता है पर्यावरण से जुड़े हुए आंदोलन, जिसमें आप पढ़ोगे जैसे कि उत्तराखंड पर आधारित वो आंदोलन था, ठीक है। तो आपको पता होगा चुप मतलब कि वो हमारा चिपको आंदोलन जो आपका था, ठीक है। तो बहुत आंदोलन हैं हमारे उत्तराखंड से स्टार्ट हुए, बीज बचाओ आंदोलन तक भी, ठीक है। तो लेकिन वो बीज बचाओ आंदोलन आप नहीं पढ़ते 12th में, वो काफ़ी डेप्थ हो जाता है, पढ़ोगे आप कभी। तो 7वां यूनिट जो है आपका वो है हमारा क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ठीक है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो चैप्टर है इसका मतलब यही है कि जो भारत के अंदर ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं वो आशाएं कर रहे हैं भारत से, ठीक है। वो क्या क्या उनका मांगे हैं, तो क्षेत्रीय दलों का इसलिए उदय होता है भाई। क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तो इसमें कौन कौन से क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, वो सारी चीज़ आप पढ़ोगे, ठीक है। तो अब इसमें आप पढ़ोगे पंजाब संकट किस तरह से आया, ठीक है। इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसमें इंदिरा गांधी की मौत हुई, उससे कनेक्शन करके आप पंजाब संकट को आप थोड़ा सा पढ़ोगे, ठीक है। कश्मीर मुद्दा आप पढ़ोगे फिर, ठीक है। पंजाब संकट में वही था, खालिस्तान की मांग कर रहे थे कुछ सिख व्यक्ति, तो वो सारी चीज़ आप पढ़ोगे, ठीक है। कश्मीर मुद्दा तो मैंने आपको बता दिया, ऊपर वाले चैप्टर में कश्मीर मुद्दा पढ़ोगे, लेकिन इस वाले कश्मीर मुद्दे में आप वर्तमान को पढ़ोगे, ठीक है। धारा मतलब कि अनुच्छेद 370-35A को हटा दिया गया, वो क्यों हटाया, क्यों जरूरी था, वर्तमान स्थिति क्या है, आगे की राहें क्या हैं, वो सारी चीज़ आप पढ़ोगे। तो अब क्षेत्रीय आकांक्षाएं वाला जो टॉपिक है इस यूनिट, इसके अंदर आप और पढ़ोगे स्वायत्तता के लिए आंदोलन, यानी कि भारत के अंदर ऐसे ऐसे कौन से क्षेत्र है जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए मांग उठाई, जिसमें आप पढ़ोगे कि नॉर्थ ईस्ट का ऐसा क्षेत्र है आपका, मतलब कि उधर का जो मणिपुर त्रिपुरा का उधर का ब्लॉक जो है हमारा, तो वो कहता है कि हमें भारत से आज़ादी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि स्वायत्तता के लिए आंदोलन जो हुए वो आपको पढ़ने हैं। 8वां यूनिट, दिस इज लास्ट यूनिट ऑफ दिस सिलेबस। 8वां यूनिट है भारतीय राजनीति प्रवृत्तियां और विकास, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। तो इसमें आप पढ़ोगे गठबंधन का युग, राष्ट्रीय मोर्चा क्या है, किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार गठित हुई, संयुक्त मोर्चा क्या है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए। तो यूपीए में मुख्यतः किस पार्टी का जिक्र करा जाता है जब यूपीए का नाम लिया जाता है, अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो यूपीए की फर्स्ट फेज की सरकार, फिर सेकंड फेज की सरकार यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की बात कर रहा है, ठीक है। तो यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और फिर आप पढ़ोगे एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। देखिएगा दोस्तों, दोनों का मतलब ये है कि जो ऐसा होता है कि मान लीजिएगा किसी राज्य में विचारधारा अट्रैक्टेड ग्रुप बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसा ग्रुप है जो कांग्रेस को फॉलो करता है, बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं। अब आपको पता होगा कि मान लीजिए कि बीजेपी को सपोर्ट करने वाली जो बहुत सारी पार्टियां हैं, जो अब बीजेपी मान लीजिएगा सेंट्रल लेवल पे बहुत अच्छा रैंक कर रही है, कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से सेंट्रल लेवल पे रैंक कर रही है, लेकिन जो रीजनल क्षेत्र हैं यानी कि जो हम मैं यूँ कहूँ जो क्षेत्रीय स्तर पर अगर बात करी जाए तो उसमें तो सेंट्रल लेवल की सरकार अच्छी तरह उभर नहीं पाती, इसलिए जो बड़ी पार्टियाँ होती हैं वो छोटी छोटी पार्टियों का सहारा लेती हैं। तो उन्होंने ग्रुप बना रखा है, जैसे कांग्रेस का जो ग्रुप है, कांग्रेस के साथ खड़े होने वाली जितनी भी पार्टियां हैं, अगर मान लीजिएगा किसी इलाके में कांग्रेस के जुड़ी हुई विचारधारा की पार्टियां जीत गई तो वह यूपीए को सपोर्ट करती हैं, तो वहां पे फिर किसकी सरकार आ जाती है, कांग्रेस की,
ठीक है। और इसी तरह से एनडीए की, ठीक है, एनडीए का मतलब हो जाता है बीजेपी। ओके, तो बीजेपी को सपोर्ट करने वाली जितनी भी पार्टियां हैं, अगर सरकार नहीं बनती है तो वहाँ पे एनडीए की सपोर्ट लेके और एनडीए उनकी सपोर्ट लेके अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लेता है, ठीक है। तो बीजेपी सपोर्टेड है एनडीए और कांग्रेस सपोर्टेड है आपका यूपीए। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है, ये हमारा पीडीएफ ऊपर हो गया, सॉरी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी का फर्स्ट सेकंड फेज और आपका इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एनडीए की सरकार है वो आप पढ़ोगे, ठीक है। तो विकास और शासन के मुद्दे यानी कि गवर्नेंस जो है हमारी और डेवलपमेंट के जो इशूज हैं वो आप सारे पढ़ने वाले हो। आई होप कि आपको 8 के 8 चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट बुक के और सेकंड बुक के अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, आगे भी कंटिन्यू रखना कि देखिएगा, अब मैंने आपको यहाँ तक तो बता दिया कि भाई आपकी 40 नंबर की फर्स्ट बुक आएगी और 40 नंबर की सेकेंड बुक आएगी, ठीक है। सीबीएसई में तो प्रोजेक्ट वर्क लगा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे एनसीईआरटी लागू है, वहाँ पे हो सकता है प्रोजेक्ट वर्क ना लगा हो, ठीक है। अगर आपने 11th में प्रोजेक्ट नहीं दिया था तो यूँ मान के चलिए कि आपको 12th में भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा अक्सर होता है, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क अभी अभी आया है तो ऐसा होता है कि 11th में तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं टीचर्स लोग, लेकिन 12th में करना ही होता है। तो वो आप अपने स्कूल से पता कर लेना, आपका जोन सा भी बोर्ड है ठीक है, बिहार बोर्ड या मध्य प्रदेश बोर्ड, झारखंड बोर्ड, तो वहाँ पे वही रूल अप्लाई होगा। अगर आपका प्रोजेक्ट वर्क वहाँ पे नहीं लागू है तो आपकी 50-50 नंबर की हो जाएंगी दोनों किताब। लेकिन बात करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड सीबीएसई की पहले। तो देखिएगा, सीबीएसई के अंदर 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी फाइल और प्रेजेंटेशन होती है। प्रोजेक्ट वर्क का इस बात का ध्यान रखना कि बाहर से टीचर आके आपका प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन के आपको 10 नंबर मिलते हैं और फाइल बनाने के आपको 10 नंबर मिलते हैं। इस प्रकार से आपको 20 नंबर मिलते हैं प्रोजेक्ट वर्क के अंदर, फाइल के 10 नंबर और 10 नंबर आपके प्रेजेंटेशन के। बाहर से टीचर आते हैं, ठीक है, तो आपसे वो प्रेजेंटेशन दिलाते हैं। प्रेजेंटेशन वो ऐसा नहीं दिलाते, वो यार अब तो असाइनमेंट का स्कूल का स्ट्रक्चर ही बहुत गंदा हो गया, वरना तो बहुत अच्छा, वैसे भी स्कूल हैं जो बहुत अच्छा करते हैं मतलब कि असाइनमेंट वो फील्ड सर्वे करवाएंगे कि वो एक्टिविटी करवाएंगे क्लास में, तो बहुत अच्छा है। तो टोटल मार्क्स जो हुए अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस और जहाँ भी वो लगा हुआ है सीबीएसई के जैसा सिस्टम, तो 80 नंबर का आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा, 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क आएगा, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर हो गए आपके 100, तो 80 + 20 तो 100, ओके। तो ग्रांड टोटल कितना हो गया आपका 100। तो यही था आज की इस वीडियो में। और हाँ, यदि आप अपना सैम्पल पेपर खरीदना चाहते हो, मतलब कि इससे जुड़ा हुआ किताब तो आप इकट्ठी खरीदोगे, या अगर वीडियो आप बहुत बाद में देखोगे तो आपने खरीद भी ली होंगी। अगर आप सैम्पल पेपर खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खरीदने का लिंक दे दूंगा। तो आप सैम्पल पेपर हिंदी मीडियम में भी खरीदना चाहो तो हिंदी मीडियम में खरीद सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में वाले इंग्लिश मीडियम का खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सैम्पल पेपर खरीदने का लिंक मिल जाएगा, आप खरीद सकते हो, ऑनलाइन मंगवा सकते हो घर पर ही बुक करके, ठीक है। तो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप कि यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हो वीडियो के द्वारा, तो अगर आपको हमारा सिलेबस का लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़रूर बताना और कमेंट करके, और जितने भी मैंने इस वीडियो में सवाल पूछे हैं कोशिश करना कि जितने भी आपको सवाल के जवाब पता हैं वो आप बता सको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। और एंड में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने ये कहा था आपको मज़ा आया होगा यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी। दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपने अपना बौद्धिक विकास से नाता तोड़ दिया है। यानी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसी पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। वैसे हम टॉपिक जो हैं, आप 12वीं के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपिक पे भी आपको पढ़ाई करवाई जाएगी इस चैनल के माध्यम से, उससे जुड़ी हुई अपडेट भी मिलेंगे। चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने टीचर्स के ग्रुप में, अपने स्टूडेंट के ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करना। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमारे समक्ष जता सकते हो। तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।